माँ की बच्ची थी देविका। पिता ने भी जब आखिरी सांस ली वो सिर्फ 9 साल की थी। मरने से पहले पिताजी नन्ही देविका को अपनी बहन रानो को सौंप गए थे। बुआ थोड़ी सख्त मिजाज की थीं, लेकिन कभी देविका के साथ अन्याय या पराया व्यवहार नहीं किया। बुआ जी के भी अपने 2 बच्चे थे, गोपाल और गीता। तीनों बच्चों की परवरिश एक जैसे ही किया उन्होंने। बस देविका को पढ़ाई लिखाई में रुचि नहीं थी, इसलिए उन्होंने उसे और हुनर सिखाया, जैसे सिलाई कढ़ाई वगैरह। देविका तीनों में सबसे बड़ी थी। गोपाल और गीता हमेशा उसको अपनी सगी दीदी जैसा मानते थे। आज देविका के लिए लड़के वाले आने वाले थे। सब तैयारियों में लगे थे। लड़के वाले पहुंच गए वक्त पर। लड़का इंजीनियर था, अच्छा घर परिवार सब था। सबको पसंद आया। देविका तो करण को पहली ही नज़र में अपना दिल दे बैठी। मेहमान खाना खा के चले गए। बुआ ने दीपिका को पास बुलाया और कहा, देवी बेटा, ऐसा नहीं है कि तुम बोझ हो हम पर। हमने हमेशा तुमको अपनी बेटी जैसे ही रखा। भैया ने जब तुमको हमें सौंपा था तब उनकी भी यही आखिरी ख्वाहिश थी बेटा कि तुम्हारी शादी धूमधाम से करें। अगर मन में कोई बात हो तो कह सकती हो। क्या करण तुम्हें पसंद आया? देविका बुआ जी को किसी प्रकार की परेशानी नहीं देना चाहती थी, इसलिए मुस्कुराकर हाँ कह दी और रिश्ता तय हो गया। सब बहुत खुश थे इस शादी से, खासकर देविका। उसको करण को देखते ही उससे प्यार हो गया था। सपने सजाने लगी थी। आज उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके सपनों का राजकुमार मिल गया हो। लेकिन जनाब, ये सपनों की दुनिया नहीं थी, ये असली ज़िंदगी है। आज देविका की सुहाग रात थी, लेकिन उसे पता चला कि करण को किसी वर्क इमरजेंसी में बुलाया गया है। वो काम करके दूसरे शहर में शिफ्ट हो गया है, लेकिन शादी के लिए छुट्टियां ले रखी थी। सारी मुझे निकलना पड़ेगा, करण ने सामान पैक करते हुए देविका से कहा। यह सुनकर देविका को दुख बहुत हुआ, मगर क्या कर सकते हैं, काम भी ज़रूरी है। उसमें करण को खुशी खुशी विदा किया। हफ्ते बीत गए, करण लौटा नहीं। सास ससुर की माता पिता जैसे सेवा करने लगी। वो दोनों भी देविका को बहुत लाड़ करते। उनको समझते देर नहीं लगी कि देविका उदास है। उन्होंने तुरंत करण के ऑफिस वाले नंबर पर फ़ोन किया और उसे बुलवाया। अगले दिन करण दरवाजे पर था। ये क्या बेटा, नई नवेली बहू को छोड़कर तू जैसे गायब ही हो गया। देख करण, ऐसे नहीं चलेगा, माँ ने डांट लगाते हुए करण से कहा। बेटा, तू एक काम कर, बहू को भी अपने साथ ले जा, साथ में रहना दोनों जने। हम अभी ठीक हैं, अपना ख्याल रख लेंगे। करण शांत था। बस अगले दिन ही दोनों निकल पड़े नए शहर के लिए। देविका तो फूल ही नहीं समा रही थी। उसका शादीशुदा ज़िंदगी का नया सफ़र शुरू होने जा रहा था। घर पहुंचकर करण सीधा अपने रूम में पहुंचा और देविका को किचन दिखाकर सोने चला गया। देविका ने इन सब बातों को हमेशा हल्के में लिया था कि करण का व्यवहार कुछ अजीब है, लेकिन वो सोचती थी कि शायद उनके काम की वजह से ऐसा होगा। वो तो बस अपने नए घर को घूम घूम कर देखने लगी थी। अचानक करण तैयार होकर रूम से बाहर आया और बोला कि मुझे अभी जाना होगा, तुम देख लो, कुछ ज़रूरत हो तो फ़ोन करना। जी, मगर मैं अकेले यहाँ, आपका जाना ज़रूरी है क्या? देविका ने उदास स्वर में कहा। हाँ, कहकर करण निकल गया। वह हमेशा उसे नज़रअंदाज ही करता था। देविका समझ नहीं पा रही थी कि क्या समस्या है। उसने करण को खुश करने के लिए सासू जी से पूछकर उसी पसंद का खाना बनाया और अपने कमरे को अच्छे से सजाया। सोचा कि करण का मूड ये सब देख के अच्छा हो जाएगा। रात काफ़ी हो चुकी थी। करण अब तक नहीं लौटा और ना ही उसने देविका के एक भी फ़ोन कॉल का जवाब दिया था। उसे चिंता होने लगी। अचानक डोरबेल बजी। उसने दरवाज़ा खोला तो सामने करण था और वो भी नशे में धुत। देविका ने उसे उसके लड़खड़ाते कदमों को सहारा देना चाहा तो करण ने उसे धक्का मार दिया। हटो यहाँ से, तुम मेरे करीब मत आया करो, करण ने नशे में कहा। आप चलिए कमरे में, आइए मेरे साथ। देविका ने हाथ पकड़ने की कोशिश की। मैंने कहा ना, दूर हटो, वो मेरा कमरा है, सिर्फ मेरा। तुम खुद को मुझ पर बीवी होने का हक ना जताया करो। तुम मेरी बीवी नहीं हो, समझी? करण ने लड़खड़ाती जुबान से कहा।
उसके आगे जो कहा वो सुनकर तो जैसे देविका के पैरों तले ज़मीन हिल गई। करण ने आगे कहा, मेरे माँ बाप जब देखो तब शादी शादी की रट लगा के बैठे थे। मुझे कोई शादी वादी नहीं करनी थी। तुम एक अनाथ लड़की हो ये सोचकर हाँ कर दी मैंने। सोचा था कि मेरे माँ बाप को बहू मिल जाएगी और तुम भी वहीं पड़ी रहोगी, लेकिन तुम तो मेरे पीछे ही पड़ गई और मेरे साथ यहाँ तक आ गई। तुम जैसी गंवार से कौन शादी करेगा। देविका की एक ही झटके में दुनिया बदल गई। वो अब सब समझ चुकी थी कि क्या और कैसे सब हो रहा था। करण सो चुका था। सुबह जब नींद खुली तो बुआ का फ़ोन आया था। देवी बेटा, तेरे ससुराल में फ़ोन की थी। उन्होंने बताया कि तू जमाई जी के साथ उनके घर में चली गई है। सुनकर अच्छा लगा। तू अच्छी तो है ना। देविका अपने आप को रोक नहीं पाई। मन किया कि रात वाली बात बुआ को फूट फूट कर बता दे, लेकिन खुद को संभालते हुए बोली, जी बुआ, करण जी बहुत अच्छे हैं। वो मुझे बहुत खुश रखते हैं। आप मेरी चिंता मत करना। और बात खत्म कर दी। उनकी बातें सुनकर करण की नींद भी खुल गई। उसने जैसे ही अपना फ़ोन देविका के हाथ में देखा, लपक के छीन लिया और आंखें दिखाकर बोला कि मेरे फ़ोन को या मेरी किसी भी चीज़ को हाथ मत लगाना, समझी। करण और देविका एक ही घर में दो अजनबियों की तरह रहने लगे थे। देविका के लिए तो ये किसी बुरे और भयंकर सपने से कम नहीं था। करण अपना नाश्ता खुद बनाकर खाकर ऑफिस निकल जाता और शाम को अक्सर वो शराब पीकर आता और सो जाता। ना देविका से बात करता और ना ही उसका हाल पूछता, और यदि देविका कोशिश करती बात करने की तो करण चिढ़ जाता। एक दिन करण अपना फ़ोन चार्ज पे लगा के नहाने चला गया। अचानक उसका किसी का फ़ोन आया। देविका करती भी क्या, पर फ़ोन बार बार बज रहा था तो उसने सोचा कि कहीं कोई ज़रूरी फ़ोन ना हो। उस नंबर पर माई लव लिखा था। उसने वो फ़ोन उठा लिया। कोई लड़की थी फ़ोन पे। बोली, हेलो जान, फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे थे? और वो तुम्हारे घर पे जो काम वाली है वो तुम पर ज़्यादा डोरे तो नहीं डालती है ना? वो कुछ बोल पाती इससे पहले ही करण ने फ़ोन छीन लिया और ज़ोर का थप्पड़ जड़ दिया देविका को। तुमको बोला था ना मुझसे और मेरी चीज़ों से दूर रहो, समझ नहीं आता तुमको। देविका वहाँ से चली गई और रोने लगी। देविका ने इसे अपनी नियति मान ली थी कि जिस इंसान को वह पहली ही नज़र में दिल दे बैठी थी वो इंसान ही कुछ और है। उसे पता चला कि वो फ़ोन जिसने किया था वो किसी प्रिया नाम की लड़की है जो करण के ही ऑफिस में काम करती है। करण और उस लड़की का चक्कर बहुत दिनों से है। वो इस उम्मीद में जी रही थी कि कभी न कभी करण उसके पास आएगा और उसे भी प्यार का एहसास होगा, लेकिन आज प्रिया के बारे में जानने के बाद वो इकलौती उम्मीद भी टूट गई। वो पूरी तरह से टूट चुकी थी, लेकिन किसी को अपना दुख नहीं बताती थी। एक रात को करण जब घर आया तो वो ज़्यादा ही शराब पिए हुए था। इतने नशे में था कि कुर्सी पे ही सो गया। देविका अपने पति को ऐसी हालत में कैसे छोड़ सकती थी। उसने जैसे तैसे करके करण को उठाया और बिस्तर में ले गई। उसने करण के जूते निकाले और हाथों को सीधा करते हुए उसके ऊपर जा गिरी। पहली बार देविका अपने पति को इतने करीब से देख रही थी। करण ने आंखें खोलीं तो देखा कि देविका उससे लिपट गई, तो इसे नशे में प्रिया का चेहरा दिखा। वो देविका को प्रिया समझने लगा। देविका डर गई। वो उठने लगी तो करण ने उसका हाथ पकड़ लिया और अपने पास बिस्तर पे गिरा दिया। वो सहम गई, मगर करती भी क्या। नशे में धुत करण प्रिया को देविका में देखकर अपनी हवस को कैसे छोड़ सकता था। बेचारी देविका ना चीख सकती थी ना ही चिल्ला सकती थी। चिल्लाती भी कैसे, क्योंकि करण कोई गैर तो नहीं, उसका ही पति था, वो लड़का जिससे उसने दिल से प्यार किया था। सुबह जब करण की नींद खुली तो देविका को अपने बिस्तर में इस स्थिति में देखकर गुस्से से चिल्लाने लगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे में आने की, और मेरे ही बिस्तर में? अपनी जगह भूल गई तुम? कहते हुए उसने देविका को धक्के मार के कमरे से बाहर निकाल दिया। वो वैसे ही सदमे में थी, ऊपर से करण का यह रूप देखकर वो और डर गई। कैसे बताऊं कि कल रात क्या हुआ, वो मन में बोली। रो रो के बुरा हाल था उसका, ऊपर से करण भी
अब और ज़्यादा गुस्सा करता उस पर। दिन भी बीतने लगे। फिर कुछ दिनों बाद एक दिन दोपहर को देविका घर पे अकेली थी तो दरवाजे पे कोई था। उसने जैसे ही दरवाज़ा खोला कि वो हक्की बक्की रह गई। करण के माँ बाबूजी आए हुए थे। उसने उनके पैर छुए और अंदर ले गई। माँ बाबूजी, आप दोनों यहाँ, सब ठीक है ना? बताया भी नहीं कि आने वाले हैं, देविका ने डरते हुए कहा। माँ बोली, बेटा करण तो आजकल फ़ोन ही नहीं उठाता, हमें तुम लोगों की याद आ रही थी बेटा, तो चले आए। देविका डरी हुई थी कि कहीं माँ बाबूजी को कुछ पता ना चल जाए। शाम को जब करण आया तो देविका उसको देखकर राहत की सांस ली, क्योंकि इत्तेफाक से करण आज पिया हुआ नहीं था और टाइम पर भी आया था। अरे वाह, माँ बाबूजी प्रणाम। आप लोग ठीक तो हैं ना? यहाँ कैसे? मुझे बता देते, कुछ काम था तो। बाबूजी, अब बेटा तुम तो आजकल हमारा फ़ोन भी नहीं उठाते, तो हमको चिंता हो रही थी, बस आ गए। हाँ, क्या है ना बाबूजी, आजकल काम थोड़ा बढ़ गया है, बस इसलिए, करण ने कहा। देविका समझ नहीं पा रही थी कि यह चमत्कार है कि क्या है। रात को खाने के बाद सब सोने चले गए। देविका भी कमरे में थी आज करण के। जैसे ही करण कमरे में आया, उसने दरवाज़ा बंद किया और देविका को धक्के मार के ज़मीन पे गिराते हुए बोला, माँ बाबूजी जब तक हैं तू इस कमरे में रह सकती है, लेकिन अपनी जगह भूलना मत। एक दिन करण थोड़ा जल्दी में था, वो बिना नाश्ता किए ही चला गया। देविका माँ बाबूजी को नाश्ता परोस ही रही थी कि चक्कर खा के गिर पड़ी। करण ने डॉक्टर को घर भेज दिया। डॉक्टर ने बताया कि देविका माँ बनने वाली है। माँ बाबूजी की खुशी का ठिकाना नहीं था। हे भगवान, आज बहुत खुशी का दिन है। बहू, आज तुम्हारी वजह से हमें यह खुशी नसीब हुई है, तुम्हारा धन्यवाद। माँ ने कहा देविका से। बाबूजी, करण की माँ, देखा तुम बेकार में चिंता कर रही थी, देखो यहाँ तो सब कुछ नॉर्मल है। वो खुश थे क्योंकि उनको सब नॉर्मल लग रहा था, लेकिन देविका बुरी तरह से डरी हुई थी, क्योंकि वो जानती है कि सब नॉर्मल नहीं है, बल्कि सब उल्टा है। मैं माँ बनने वाली हूँ, लेकिन मेरे बच्चे के पिता को तो इस बारे में पता ही नहीं होगा। वो सोच ही रही थी कि करण को जब पता चलेगा तो वो कैसी प्रतिक्रिया देगा। शाम को जब करण आया तो माँ ने मिठाई खिलाते हुए कहा, खाओ बेटे, आज तो मौज है। क्या बात है माँ, आप लोग बहुत खुश लग रहे हो, लॉटरी लगी है क्या? करण ने कहा। हाँ बेटा, बात ही कुछ ऐसी है, पिताजी ने करण को गले लगाते हुए कहा। तुम पापा बनने वाले हो, बधाई हो। करण समझ नहीं पा रहा था। उसे लगा कि देविका ने शायद यूं ही बातें बनाई होंगी। उसने देविका की तरफ देखा, वो डर के मारे कमरे में चली गई। देखो शर्मा गई बेचारी, माँ बोली। करण कमरे में गया और गुस्से से बोला, ये क्या बकवास चल रहा है, बताओगी ज़रा? जी, वो देविका बुरी तरह से डरी हुई थी। वो कैसे कहे, क्या कहे, कुछ नहीं समझ पा रही थी। इतने में माँ बाबूजी ने आवाज़ लगाई। उनकी बात अधूरी रह गई। 2 दिन बाद ही माँ बाबूजी के जाने के टिकट आ गई। माँ बाबूजी को दोनों ने झूठी मुस्कान के साथ विदा किया और फिर लौटने लगे। रास्ते पर देविका भयंकर डरी हुई थी, क्योंकि करण बहुत गुस्से में था और गाड़ी भी बहुत तेज़ चला रहा था। घर पहुंचते ही करण ने देविका का हाथ जोर से खींचते हुए अंदर लेके आया और दरवाजे को ज़ोर से बंद किया। आज डॉक्टर ने तुम्हारी प्रेगनेंसी रिपोर्ट के लिए फ़ोन किया था मुझे। अब बताओ ये चक्कर क्या है? करण बहुत गुस्से में था। देविका के डर के मारे मुंह से बोल नहीं निकल रहे थे। फिर भी वो बोली, जी वो ये सच है कि मैं माँ बनने वाली हूँ करण जी। व्हाट नॉनसेंस इज़ दिस? मेरे ऑफिस जाते ही कौन आता है तुमसे मिलने, बताओ? ऊपर से तो बहुत सती सावित्री बनती हो ना, अंदर से इतनी घटिया हो। सच सच बताओ, किसका बच्चा है ये? करण ने चिल्लाते हुए कहा। जी, ये आप ऐसे मत बोलिए करण जी, ये आपका ही बच्चा है, देविका बोली। मैं क्या तुम्हें शक्ल से पागल लगता हूँ या बेवकूफ़? आज तक तुमको अपने कमरे तक में आने नहीं दिया, तो ये सब तो दूर की बात है, और तुम किसी और का पाप मेरे सर डालना चाहती हो? करण ने देविका का हाथ मरोड़ते हुए कहा। दर्द में कराते हुए देविका करण को समझाना चाहती थी
करण जी, ये सच है, मैं कसम खा के कहती हूँ, ये आपका ही बच्चा है। मुझे मौका तो दीजिए, बात तो सुनिए मेरी। करण, मुझे तुम्हारी बकवास नहीं सुनना है। मैं तुमको तलाक देने वाला हूँ, फिर प्रिया से शादी करने वाला हूँ, इसलिए ये सब खेल कर रही हो ना। करण गुस्से में उसे मारता ही जा रहा था कि वो फिर बोली, उस दिन आप बहुत ज़्यादा नशे में थे, याद करने की कोशिश कीजिए। करण जी, अचानक उसके हाथ रुक गए। कुछ कुछ सपने जैसा उसे याद आ रहा था। वो अक्सर प्रिया के साथ रात बिताता था, इसलिए उस रात भी उसे लगा कि वो प्रिया के साथ है। और करण सर पकड़ के बैठ गया। सच जानने के बाद उसको झटका सा लगा। ये मुझसे क्या हो गया? मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? वो गुस्से से घर से निकल गया और थोड़ी देर में किसी ने बताया कि करण का एक्सीडेंट हो गया है और वो आईसीयू में है, बेहोश था। सब घर वाले हॉस्पिटल पहुंच गए। देविका के बुआ लोग भी आए थे। डॉक्टर ने बताया कि करण का पैर ज़्यादा जख्मी हो गया है, 2-3 महीने वो चल फिर नहीं पाएगा। डॉक्टर अभी होश में नहीं आया है, लेकिन खतरे से बाहर है। होश में आने के बाद आप लोग उनको घर ले जा सकते हैं। जब करण को होश आया तो उसने खुद को हॉस्पिटल में पाया और देविका पास में थी। करण, कल क्या हुआ था? देविका, कल नहीं, 2 दिन बाद आज आपको होश आया है। वो सदमे में था। उसने प्रिया को कॉल किया, हेलो बेबी, कहाँ हो? मुझे देखने क्यों नहीं आई तुम? आज के बाद मुझे कभी फ़ोन मत करना, समझ आया? प्रिया ने जवाब दिया और फ़ोन कट गया। करण ने जैसे ही उठने की कोशिश की कि उसके पैरों के दर्द ने बता दिया कि प्रिया ने ऐसा क्यों कहा। देविका व्हील चेयर ले आई और करण को सहारा देकर उसमें बिठा दिया। फिर उसकी रोज़ दिन रात निस्वार्थ सेवा करती। धीरे धीरे करण ठीक होने लगा, शारीरिक और मानसिक दोनों रूप में। देविका के लिए उसका जो नज़रिया था वो वक्त के साथ बदलता गया। उसे हर पल एहसास होता गया कि उसने देवी जैसी अपनी पत्नी के साथ वाकई कितना गलत किया। प्रेगनेंसी में भी अपने साथ साथ अपने पति का भी ध्यान रखा उसने। 3 महीने में करण पूरी तरह से स्वस्थ हो गया। अब वो पहले की तरह चल फिर पाता था। अब वो देविका का भी ध्यान रखने लगा था। सुबह नाश्ता के साथ लंच भी बनाकर जाता और एक काम वाली भी लगा दी ताकि उसको आराम मिल सके। लेकिन देविका की उम्मीदें तो टूट चुकी थीं। वो सोचती थी कि करण ये सब अपने बच्चे के लिए कर रहा है। आज देविका की डिलीवरी है। सभी घर वाले हॉस्पिटल में लेबर रूम के बाहर इंतज़ार कर रहे हैं। नर्स बच्चे को लेकर आती है। मुबारक हो, चांद सा बेटा हुआ है। करण ने सबसे पहले उसे अपनी गोदी में लिया। इसके आंसू छलक पड़े। उसने भगवान को शुक्रिया कहा कि एक नन्हे करण को अच्छा इंसान बनने का मौका देने के लिए। करण ने नर्स से पूछा, सिस्टर मेरी वाइफ कैसी है? नर्स, जी वो ठीक है, थोड़ी देर में हम उनको वार्ड में शिफ्ट करेंगे, फिर आप लोग उनसे मिल सकते हैं। सब देविका के पास गए। सब ने उसको और बच्चे को आशीर्वाद दिया। करण, थैंक यू देविका। देविका, थैंक यू क्यों? करण, मेरी ज़िंदगी संवारने के लिए और मुझे ये छोटा सा करण देने के लिए। ये तुम्हारा एहसान है मेरी ज़िंदगी के लिए। देविका कुछ नहीं बोली। उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। घर आने के कुछ दिन बाद देविका ने एक डायरी करण को देते हुए कहा, करण जी, इसमें बेबी की सभी चीज़ों के बारे में मैंने डॉक्टर से लिखवा लिया था। आपको ज़रूरत पड़ेगी। क्यों? इसकी मुझे क्या ज़रूरत है? तुम हो ना मेरे साथ, तो और क्या? करण बोला, मैं इस घर में सिर्फ़ और सिर्फ इस बच्चे के लिए रुकी थी, अब और नहीं रुक सकती। मैं समझ गई हूँ करण जी, मैं आपके लायक नहीं हूँ। आप और प्रिया जी शादी कर लेना, मैंने तलाक के पेपर में साइन कर दिए हैं। करण ने देविका का हाथ पकड़ लिया और उसे प्यार से समझाते हुए कहने लगा, ये क्या बोल रही हो तुम? जब तक तुम पर जुल्म करता रहा तब तक तुम मुझे प्यार करती रही, और आज जब मुझे समझ आ गया है तो एक आखिरी मौका भी नहीं दोगी मुझे? प्रिया को सिर्फ मेरे पैसे और मेरे जिस्म से प्यार था, मुझसे नहीं। मैं मर जाऊंगा देविका तुम्हारे बिना। प्लीज़ मुझे और हमारे बच्चे को छोड़कर मत जाओ। करण ने देविका को ज़बरदस्ती गले लगाते हुए कहा। खुद को करण से दूर करते हुए वो घर से अपना बैग लेकर निकल गई, लेकिन कुछ ही देर में वह वापस लौट आई। देविका कैसे नहीं पिघलती।
ये तो होना ही था। वो स्टेशन से दौड़ते हुए घर आई और अपने इस प्यारे पति और बच्चे के साथ खुशी खुशी रहने लगी।